अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमने BCRW का जो टॉपिक पढ़ना दैट इज़ ऑर्डर लेटर। तो जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान्स के जो हमने लेटर्स पढ़ना लास्ट वीडियो से शुरू किए थे इंक्वायरी लेटर से, तो अब ये उसका सेकंड पार्ट है ऑर्डर लेटर डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान्स के। तो ये वाला जो लेटर है ऑर्डर लेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिहाज से, यानी कि इसकी थ्योरी भी आ सकती है और क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर इसका कोई ना कोई लेटर भी आ सकता है लिखने को। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो ऐसा लेटर जो कि जिसमें आप एक लिहाज से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई भी गुड्स वगैरह या सर्विसेज को अवेल करने के लिए, सर्विसेज की सप्लाई के लिए, गुड्स की सप्लाई के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि ख़रीदने के लिए, तो उसको हम लोग ऑर्डर लेटर कहते हैं। यानी कि अगले बंदे को आप कोई ना कोई ऑर्डर दे रहे हो तो कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो क्या आप हमें ये चीज़ें भिजवा सकते हैं या हम ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं, या हमें आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, हम आपकी सर्विसेज को रिक्वायर करते हैं, तो आप हमें ये हमारा ऑर्डर है, हमें इतने बंदे की ज़रूरत है। तो दैट इज़ बेसिकली एन ऑर्डर लेटर। तो ये लेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है फॉर द सेल एंड परचेज़ एग्रीमेंट, और ये एक लिहाज से सेल एंड परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि इन लेटर्स के थ्रू ही ऑर्डर लेटर्स का जो पैटर्न होता है, जो पूरा एक प्रोसेस होता है, वो एक लिहाज से सेल परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है। अच्छा, अब ऑर्डर लेटर के आखिर एसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड। तो बायर को ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि आखिर वो चीज़ें कौन सी लेना चाहता है, उन चीज़ों का आखिर वो कौन से, उनका कैटलॉग नंबर क्या था, यानी कि सीरियल नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उनका कलर क्या है, डिज़ाइन किस तरह का है, क्वांटिटी क्या है, साइज़ क्या है, ब्रांड क्या है, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट कोई भी माइनर या मेजर जितनी भी डिटेल्स हैं सारी उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन गुड्स या सर्विसेज के बारे में उसको देनी पड़ेंगी इन दैट ऑर्डर लेटर। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑर्डर। अब ये सारी साथ साथ चीज़ों के उसकी जो आप कह लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उसको क्वांटिटी भी बतानी पड़ेगी, आखिर उसे कितनी मिकदार में चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब उसे वक्त भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम तक अपनी डिलीवरी चाहिए, यानी कि आज अगर 5 अगस्त है तो मैं 5 अगस्त को ये ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि मुझे 6 सितंबर तक ये सारी अपनी जो गुड्स हैं, जो अपनी कंसाइनमेंट है, वो मुझे मिल जानी चाहिए। और साथ साथ प्लेस ऑफ डिलीवरी, मुझे कौन सी जगह पर आकर आपने ये जो डिलीवरी देनी है वो कहाँ पर पहुँचानी है, मेरे ऑफिस देनी है, मेरे गोडाउन में देनी है, मेरी फैक्ट्री में देनी है, मेरे प्रोडक्शन एरिया में देनी है, कहाँ पर आपने ये डिलीवरी करनी है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर तो बायर ने टाइम वगैरह की लिमिट मेंशन नहीं की और जो सप्लायर है उसको किसी किस्म की देरी हो जाती है बायर को चीज़ें सप्लाई करने में, और उस दौरान अगर जो बायर है उसको अगर किसी किस्म का नुकसान हो जाता है लेट सप्लाइज की वजह से, तो उसके ऊपर ये है कि वो अब किसी भी किस्म की कंपनसेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कंपनसेशन के लिए लेटर नहीं ले सकता, सप्लायर को डिमांड नहीं कर सकता कोई भी एडजस्टमेंट की लॉस की, क्योंकि वो उसकी अपनी गलती थी कि उसने किसी किस्म का उसे टाइम फ्रेम मेंशन करके नहीं दिया था। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब उसे वो तरीका भी बताना पड़ेगा कि किस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी कि जो किस ज़रिए किस ज़राए नकलो हमल के ज़रिए उसे आप ये कह सकते हैं कि अपनी जो चीज़ है कौन सी कन्वेंस के थ्रू अपनी जो गुड्स हैं वो चाहिए। अगर तो उसे जल्दी चाहिए तो फिर वो कहेगा कि आप कोई ना कोई प्लेन वगैरह का बंदोबस्त करें, यानी कि अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर मामला है, नहीं तो अगर कोई डोमेस्टिक ट्रेड है तो उसमें वो अगर वो जल्दी चाहता है तो फिर वो कहेगा कि आप मुझे बाय ट्रेन भेज दें, या अगर कोई स्टील इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला तो फिर बाय सेल भी हो सकता है, यानी कि वॉइस के थ्रू या शिप के थ्रू आप ये कह सकते हैं। नहीं तो आम ट्रक के ज़रिए तो ट्रेडिंग हो ही रही होती है, आप ये कह सकते हैं जो इंडो ट्रेड होता है या डोमेस्टिक ट्रेड होता है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है बायर के ऊपर, क्योंकि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी सप्लायर को उसको पे करने पड़ते हैं, बायर को पे करने पड़ते हैं सप्लायर को। उसके बाद है मेथड ऑफ पेमेंट। अब वो पेमेंट कैसे करेगा, जो बायर है उसने पेमेंट कैसे करनी है, तो वो भी वो उस ऑर्डर लेटर में बताएगा कि भाईजान आप मुझे डिलीवरी दें तो आपको कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए
पेमेंट की जाएगी, जिसे हम लोग COD कहते हैं, या जैसे ही जो भी आपके मैं जो गुड्स परचेज़ कर रहा हूँ वो कैश के ऊपर कर रहा हूँ या क्रेडिट के ऊपर कर रहा हूँ। अगर क्रेडिट के ऊपर कर रहा हूँ तो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ के थ्रू हम लोग पेमेंट वगैरह करेंगे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारा कुछ भी उसे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अगर तो वो कुछ खुसूसी हदायत भी देना चाहता है रिलेटेड टू इंश्योरेंस या पैकिंग वगैरह की, तो वो भी उसे साथ साथ मेंशन करनी पड़ेंगी कि मुझे इस तरह की पैकिंग चाहिए, मुझे इंश्योर्ड अपना माल चाहिए। कोई कस्टम ड्यूटीज़ के रिलेटेड भी अगर कोई कहता है कि टैक्स पहले आप पे कर दें, बाद में मैं आपको भेज दूँगा जो भी आपने टैक्स वगैरह पे किया होगा, तो एवरीथिंग उसे मेंशन करना पड़ेगा सप्लायर को। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आखिर हमने ऑर्डर लेटर लिखना कैसे है, तो सबसे पहले डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान को हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो नीड्स हैं उनको स्टार्टिंग में ही बता दें और जो रीडर है, जो सप्लायर है, उसको पता चल जाए कि जो बायर है वो आखिर क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है। उसके बाद बी मेथोडिकल, तो एक मेथड के तहत ही हमें सारी जो चीज़ें हैं उसे बतानी पड़ेंगी, यानी कि एक ख़ास तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा। वो ख़ास तरीक़ाकार क्या है कि हमें अपना जो मैसेज है वो क्लियरली लिखना पड़ेगा, हर चीज़ क्लियरली हमें मेंशन करनी पड़ेगी अपने ऑर्डर के रिलेटेड, अपनी जो भी हमने गुड्स वगैरह मंगवा रहे हैं। उसके बाद इंक्लूड ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, तो हर किस्म की हमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह, हर किस्म की जो भी एसेंशियल हैं, जो भी आप ये कह सकते हैं जो स्पेसिफिकेशंस भी हमें किसी चीज़ के बारे में जो हमने मेंशन करनी है, तो हर किस्म की डिटेल्स ऑर्डर लेटर में मेंशन होनी चाहिए ताकि सप्लायर को आसानी हो जाए आपका लेटर समझने में भी, बाद में आपको जो शिपमेंट है वो आपकी तरफ भिजवाने में भी। उसके बाद है चेक फॉर नेसेसरी रेफरेंसेस इफ एनी, तो अगर तो हम लोग किसी किस्म के रेफरेंसेस भेजना चाहते हैं कि आपने फ़लाने को जैसे भेजा था, कोई मिस्टर ए था, आपने मिस्टर बी को जिस तरह के गुड्स भेजे थे, जिस तरह से भेजे थे, जितनी अमाउंट में भेजे थे, जितने उन्होंने डिस्काउंट वगैरह दिए थे, हमें भी वैसे ही दे दें, क्योंकि हमारा मिस्टर बी के साथ भी वैसा ही ताल्लुक़ है जैसे आपका उनके साथ है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भी आपके साथ वैसा ही ताल्लुक़ हो जाए। तो ये रेफरेंसेस वगैरह भी आप दे सकते हैं, ऐसे ये देना कोई कंपलसरी नहीं होता। उसके बाद है फाइनल क्रिटिकल व्यू भी आपने लेना है, यानी कि आपने पूरे प्रूफ रीडिंग और रिवाइजिंग वगैरह एवरीथिंग ये चीज़ें देखनी है कि कोई इररेलेवेंट डिटेल्स तो नहीं हमने लिखती, या कोई डिटेल्स इनकम्प्लीट तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है, तो हर चीज़ अपने उसमें यूज़ कर देखनी है। उसके बाद आपका जब ऑर्डर लेटर चला जाता है तो अब एक लेटर लिखा जाता है फ्रॉम द सप्लायर साइड, और उसको हम कहते हैं कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर लेटर। तो ये वो ऑर्डरिंग का जो सेल परचेज का जो एक प्रोसेस था उसका अब ये सेकंड पार्ट है। तो जब भी एक बंदा कोई ना कोई ऑर्डर वगैरह रिसीव करता है तो उसको ये चाहिए कि, यानी कि जो सप्लायर है उसको ये चाहिए कि वो उसका प्रॉम्प्टली रिप्लाई करे, और ये जो प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेगा दैट इज़ बेसिकली कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट। अगले बंदे को ये सुकून मिल जाता है कि उसने मेरा ऑर्डर पढ़ लिया है, उस तक मेरा लेटर पहुंच गया है। कहते हैं जी दिस इज़ अ मार्क ऑफ कर्टसी एंड कंसिडरेशन, ये बेसिकली अगले की तरफ अच्छा एक मैसेज भेज रहा होता है कि यार उसको मेरा ख्याल है, उसको मेरी अहमियत है, उसके नज़दीक मेरी कुछ ना कुछ औकात है, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अच्छा, अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप अगले बंदे को ये कंफर्म कर रहे हो कि मैंने आपके गुड्स जो हैं वो आपका जो ऑर्डर है वो देख लिया है, उसको मान लिया है। अब मैं आपको रिसीट वगैरह भेज दूंगा और साथ ही जो आपका ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी तरफ शिपमेंट भेज दी जाएगी। अच्छा, अब इस सूरत में ये जो आपका जो सेंडर होता है, जो बेसिकली आपका जो बायर होता है, वो रिलैक्स हो जाता है कि यार अगले बंदे ने मेरा लेटर भी पढ़ लिया, वो अब मेरा जो ऑर्डर है वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसको साथ साथ कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह साथ दी होती हैं रिलेटेड टू शिपमेंट। अच्छा, अब आखिर एक्नॉलेजमेंट लेटर हमने लिखना कैसे है, उसका क्या प्लान हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका प्लान कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो हमने कस्टमर का थैंक यू कहना है, कस्टमर को
का शुक्रिया अदा करना कि हम आपके बड़ा शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे जैसे सप्लायर्स को हमें अपना एज अ सप्लायर चुना है। इतनी आपके पास अगर कोई कोटेशंस वगैरह आई थी उनमें से आपने हमें चुना है, तो इसके लिए आपको थैंक यू। फिर रीस्टेट द ऑर्डर, उसके बाद आप जो भी ऑर्डर होगा उसको आपने दोबारा से मेंशन करना है कि आपका ये ऑर्डर था और हमने इस तरह से आपको भेज दिया है। फिर हमने कस्टमर को ये बताना है कि ऑर्डर किस तरह से और कब एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर रीअश्योर हिम ऑफ गुड सर्विस, तो उसको दोबारा से आपने यकीन दहानी करानी है कि आपको जो सर्विसेज मिलेंगी हमारी तरफ से वो बहुत ही अच्छी और आला किस्म की मिलेंगी, ताकि आप फ्यूचर में भी हमारे से कांटेक्ट करें। अच्छा, अब कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखने के बाद अब सप्लायर एक और उसे लेटर लिखता है, दैट इज़ बेसिकली एग्जीक्यूशन लेटर। तो ये एग्जीक्यूशन लेटर उसे तब लिखा जाता है जब ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट कर चुके होते हो या ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करने लगते हो या उसके साथ ही आप भेजते हो। जब आप डिस्पैच करते हो ऑर्डर तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन लेटर। अच्छा, अब इसमें ये लिखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको ज़हन में रखना चाहिए सप्लायर को, ये कि सबसे पहले उसे चाहिए कि डेट ऑफ ऑर्डर एंड बायर्स ऑर्डर नंबर, उसको यानी कि किस दिन वो ऑर्डर जो है वो किया गया था और आखिर जो बायर है उसका आखिर ऑर्डर नंबर क्या है, हमारे रिकॉर्ड में हमारे डेटाबेस में उसका क्या ऑर्डर नंबर है। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स उसने कितने मंगवाए थे, क्वांटिटी क्या थी, कलर क्या है, साइज़ क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गुड्स वो सारी मेंशन करनी है। फिर डेट ऑफ डिस्पैचमेंट, किस दिन जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि किस दिन वो ऑर्डर को डिस्पैच करते गए, किस दिन वो शिपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर रेलवे के ज़रिए तो किस दिन वो ट्रेन में हमने लोड करा दिया था और ट्रेन चल पड़ी थी वो, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के किस तरह से हमने वो चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ भेजी हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इनवॉइस, अब साथ साथ हमने रसीद भी भेज दी है कि आखिर हम आपके ज़िम्मे अब हमें पैसे कितने पे करने हैं। इसमें वो जो पर यूनिट कॉस्ट वगैरह ये सारा कुछ मेंशन होता है और आपके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दूसरे अगर कोई चार्जेस वगैरह हैं वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है आसान अल्फाज में, रसीद या बिल। और लास्ट पे पॉजिटिव नोट फॉर फ्यूचर पैटर्नेज, यानी कि वही अगेन यही बात की जाती है कि फ्यूचर में भी हम आपसे बिज़नेस करने में या डीलिंग करने में या इस तरह के सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, अब एक्नॉलेजमेंट अगर लेटर लिखा गया है तो उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन लेटर नहीं होता, यानी कि अगर आप एग्जीक्यूट कोई ऑर्डर नहीं कर सकते तो उसके बदले में एक और लेटर लिखा जाता है जो कि होता है रिफ्यूज़ल लेटर। ये भी सप्लायर के एंड से ही किया जा रहा होता है, यानी कि अगर तो ऑर्डर को आप डिक्लाइन कर रहे हो या अपनी इनएबिलिटी शो कर रहे हो कि हम आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हम थैंकफुल हैं, हम ग्रेटफुल हैं कि आपने हमें चुना था, लेकिन फ़िलहाल हमारी ये कंडीशन नहीं है कि हम आपको सेटिस्फाई कर सकें या आपके ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकें, तो दैट उसके लिए जो हम लेटर लिख रहे होते हैं दैट इज़ रिफ्यूज़ल लेटर। और ये बताना जो सप्लायर की ज़िम्मेदारी है कि हम आखिर आपका ऑर्डर जो है वो क्यों फुलफ़िल नहीं कर सकते, हमें अपनी इनएबिलिटी शो करनी पड़ेगी, इनएबिलिटी का रीज़न बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग रिफ्यूज़ल लेटर लिख रहे होते हैं, हमें रीजंस बतानी पड़ेंगी। अच्छा, अब ये जो हमें लेटर लिखना पड़ेगा ना, ये एक अच्छे वे में लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव नोट के ऊपर लिखना पड़ेगा, पोलाइटली और कर्टियस तरीके से हमें ये लेटर लिखना चाहिए। अच्छा, अब जो रिफ्यूज़ल लेटर हम लोग किन किन सर्कमस्टांसेस में लिखते हैं, तो सबसे पहले ट्रेडर में भी आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि जो सप्लायर है वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ हो, उसके पास इतना स्टॉक मौजूद ना हो। उसके बाद कस्टमर इज़ नोन टू बी अनफेयर इन फाइनेंशियल मैटर। अब ये कस्टमर के ऊपर भी आता है कि हम लोग कस्टमर की छानबीन करवाएं कि यार वो तो क्रेडिट के ऊपर चीज़ें लेता है लेकिन वो बाद में जो पेमेंट करने में तंग करता है या अक्सर लोगों की पेमेंट जो है वो मार देता है, या एक लिहाज से बैंकक्रप्ट इंसान है या वो कन्विक्टेड इंसान है, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है वो अच्छी नहीं है, वो क्रेडिट भी अच्छी तरीके से पे ऑफ नहीं करता होता, उसे पैसे के मामलात में आप ये कह सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो उस सूरत में भी आपका जो लेटर है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, जो आपका ऑर्डर है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। फिर जब क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं वो या तो बहुत ही थोड़ी है
या बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो डिलीवरी लिमिट में उनकी वो चीज़ नहीं आती होती, तो उस में भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो सेट हो रहे होते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, अगर उसमें बड़ा तज़ाद है, बड़ा डिफरेंस है, यानी कि दोनों में आपस में मुफाहमत नहीं हो रही कि आखिर हमने क्या टर्म्स ऑफ ट्रेड रखने हैं या टर्म्स ऑफ बिजनेस आप कह सकते हैं, या क्या किस तरह से हमने ये चीज़ें जो है वो कंडीशंस वगैरह के, अगर दोनों का इत्तेफाक नहीं हो रहा, दोनों का मान नहीं रहे, कोई एक बात कह रहा है दूसरा एक बात कह रहा है, दोनों का आपस में रजामंद नहीं हो रही, तो उसमें भी रिफ्यूज़ल लेटर लिखा जाता है। अच्छा, अब इन सारों से ऊपर एक होता है कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। ये जो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लेटर है ये लिखता है बायर क्यों लिखता है वो हम आपको बताते हैं कि अगर तो डिले हो गया, जो सप्लायर है वो आपको ऑर्डर वो उसने कंफर्म तो कर दिया है, लेकिन साथ साथ वो आपको आप अब उसकी सर्विसेज से अगर मुतमईन नहीं है, आपको लॉस हो गया उसकी वजह से, उसने आपने कहा था कि मुझे 8 अक्टूबर तक अपनी चीज़ें चाहिए, लेकिन अब 10 अक्टूबर हो गया या 15 अक्टूबर हो गया, यानी कि डेडलाइन से ऊपर हो गया, टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है, तो उस में आप जो अपना ऑर्डर है वो कैंसिल कर देते होते हो। अच्छा, अब इन केसेस में ना एक सिंपल स्टेटमेंट ही रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो जो सिंपल स्टेटमेंट है वो हार्श नहीं होनी चाहिए, वो भी आपने पोलाइटली ही अगले बंदे को कहनी होती, ताकि अगले बंदे का भी बिजनेस में रेपुटेशन जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, अब ये भी जो आपका डिसीजन है ये भी आपने जल्दी से ले लेना है सप्लायर को, ताकि सप्लायर को भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। अच्छा, अब जो भी आपको जो कैंसिलेशन होती है वो हमें जल्दी करनी पड़ेगी, ताकि सप्लायर को भी आप ये कह सकते हैं कि उसको, अगर वो आपके गुड्स वगैरह उसने पैक कर लिए या वो अभी प्रोडक्शन में उसे मसला आ रहा था, तो वो वहीं पर ही उन चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दे, या आपके गुड्स के रिलेटेड अगर उसे किसी किस्म का लॉस वगैरह फेस करना पड़ सकता था, तो आप उस लॉस को भी कवर अप, मतलब कि उसको लॉस भी ना होने दो। इस वजह से आप कर्टियस बिहेवियर स्टिल उसके साथ शो कर रहे होते हो। अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन है ऑर्डर लेटर की। एक ABC कंपनी है, वो ऑर्डर दे रही है HYH कंपनी को, डेट है सितंबर 29 की। तो वो ऑर्डर में सबसे पहले क्या कह रहा है, कहता है जी वी थैंक यू फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन इन सेंडिंग द कैटलॉग एंड द प्राइस टुगेदर विद द सैम्पल्स। तो वो सबसे पहले तो अगले बंदे का जो सप्लायर है उसका थैंक यू कह रहा है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आफ्टर दैट इंक्वायरी लेटर वाला जो एक प्रोसेस होता है कि उसके बाद आपने अपना जो कैटलॉग और जो प्राइसेस हैं और साथ साथ अपने सैम्पल्स जो हैं वो हमें भेज दिए हैं। अब उसमें से वो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर उसने दे दिए हैं, कुछ चीज़ों के उसने नाम बताए हैं, साथ साथ उनकी क्वांटिटीज़ भी लिख दी हैं। अब वो नीचे कहता है जी सिंस वी नीड द अबव मेंशन्ड आइटम्स अर्जेंटली प्लीज़ अरेंज टू डिस्पैच देम बाय मॉडल एक्सप्रेस ट्रेन। उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दिया कि हमें ये चीज़ें जल्दी चाहिए, तो हमें इस ट्रेन के ज़रिए अपनी जो भी आइटम्स हैं वो चाहिए हैं, सो दैट द कंसाइनमेंट रीचेज अस बिफोर अक्टूबर 8, 2020। अब ऑर्डर वो दे रहा है सितंबर 29 को, तो उसकी जो डेडलाइन है वो 8 अक्टूबर है, यानी कि 8 अक्टूबर से पहले उसे ये चीज़ें चाहिए। कहता है काइंडली सी दैट द आर्टिकल द केयरफुली पैक्ड। आप कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको ये मद्देनज़र रखना चाहिए, केयरफुली आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो आर्टिकल्स आप हमें भेज रहे हो वो प्रॉपरली पैक्ड हों टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, ताकि वो सेफ़ और प्रोटेक्टेड रहें, टूटे ना, वो चीज़ें ख़राब ना हो, पैकिंग ना ख़राब हो, जो कार्टन है वो ख़राब ना हो। फिर कहता है जी पेमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट शैल बी मेड थ्रू अ बैंकर्स ऑन द रिसीट ऑफ योर इनवॉइस। तो कहता है जी पेमेंट जो है वो आपको बैंक की तरफ से हो जाएगी हमारे, जैसे ही आपकी तरफ से हमें इनवॉइस मिलती है। इसके बाद योर ट्रूली रिगार्ड्स वगैरह दिए और सिग्नेचर्स वगैरह। तो ये स्टार्टिंग में आपका जो बायर है उसने इस तरह से आपको ऑर्डर दिया है, सप्लायर को इस तरह से वो ऑर्डर देगा। अब इसके रिप्लाई में सप्लायर जो है वो एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजता है। अब ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोई ना कोई एक का लेटर पूछता होता है, तो अगर वो ऑर्डर लेटर
पूछा हुआ तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर भी लिखो। तो जितने जो सा लेटर उसने पूछा होगा जस्ट आपने वही लेटर लिखना है। आपको माइंड में खुद ही से एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि उसने यार मेरे से ये ऑर्डर दिया था, अब मैंने उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखना है। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर इस तरह से होगा कि अब जो पहले लेटर में जो रिसीवर था अब वो सेंडर बन गया, एंड जो पहले लेटर में जो सेंडर था वो अब रिसीवर बन जाएगा। तो एग्जैक्टली आपने वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो कि उसने अपने लेटर हेड में दिया हुआ था इनसाइड एड्रेस में, अब आपने वही देना है। तो उसके बाद सेलिब्रेशन है, देन वो कह रहा है जी एक्नॉलेज कर रहा है, थैंकफुल हो रहा है उसका, कहता है जी वी एक्नॉलेज विद थैंक्स रिसीट ऑफ योर ऑर्डर September 29, 2020 फॉर द सप्लाई ऑफ क्रॉकरी। डेट भी मेंशन कर दी, साथ उसका ऑर्डर भी रीस्टेट कर दिया। कहता वी फील ग्रेटफुल यू फॉर योर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अस। अब उसका शुक्रगुजार हो रहा है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बिज़नेस की लैंग्वेज में, आम ज़ुबान में भी हम ये कह सकते हैं कि उसको मस्के लगा रहा है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपको हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, आप हमें भरोसा कर रहे हैं। वी अश्योर यू दैट वी विल फिल योर ऑर्डर टू योर अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिज़नेस का आप ये कह लें कि चीफ ऑब्जेक्टिव होता है। तो वही उसने अब अश्योरिटी उसे दिलाई है कि आप हमारी सर्विसेज से ज़रूर मुतमईन होंगे। यू विल होपफुली गेट द कंसाइनमेंट मच बिफोर द डिज़ायर्ड टाइम लिमिट। तो साथ साथ उसे ये भी अश्योर कर रहा है कि आपकी जो टाइम फ्रेम आपने जो हमें दिया, टाइम लिमिट जो आपको दी है, उसके अंदर अंदर ही आपको जो कंसाइनमेंट है वो आपको पहुँच जाएगी। अब वो दोबारा से उसको अश्योरिटी दे रहा है, कहता है जी वी वंस अगेन अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल पैट्रनेज। दोबारा उसका शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ रब्ता किया है। एंड में वो डिस्क्लोज है और नाम वगैरह के साथ लेटर एंड। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट के बाद लिखता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, यानी कि एग्जीक्यूशन लेटर जो आपका होता है। अगेन वही चीज़ है, अब यहाँ पर उसने डेट जो है वो आएगी जिस दिन अब उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया या जिस दिन वो ये लेटर लिख रहा है। कहता है जी द आइटम्स ऑफ द क्रॉकरी ऑर्डर्ड वाइड योर लेटर ऑफ September 29, 2020, यानी कि वो उसने डेट मेंशन किया कि आपने इस दिन हमें ऑर्डर दिया था। डिस्पैच्ड येस्टरडे बाय मॉडल एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताई थी उसी के ज़रिए उसने बता दिया कि जी हमने इसके ज़रिए ही आपको चीज़ें जो है वो भेजी हैं। कहता है वी ट्रस्ट द कंसाइनमेंट विच रीच यू वेल इन टाइम। तो कह रहे हैं आप हमें यकीन है कि हमें भरोसा है ट्रेन के ऊपर भी, ट्रेन वाले महकमे पे भी, कि आपको जो चीज़ें हैं ना वो आपको टाइम के अंदर मिल जाएंगी। कहते थी ऑल आइटम्स कंटेंड इन द कंसाइनमेंट आर सिक्योरली एंड सेफली पैक्ड इन सेपरेट कार्टन एज डिजायर्ड बाय यू। तो उसने जैसे कहा था वैसे उसकी पैकिंग भी हो गई है, उसको ये इस चीज़ की भी एश्योरिटी दे दी है। साथ ही उसने अब बिल भी बता दिया है। कहता जी आर इनवॉइस फॉर रुपीज़ 1,55,000। उसने बिल भी बता दिया जी इतने की इनवॉइस बनी है, वो भी उसके साथ ही इंक्लोज कर दी गई है ताकि आप पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर सकें। कहता वी होप दैट वी शैल कंटिन्यू एंजॉइंग योर पैटर्नाइजेशन इन फ्यूचर ऑल्सो। तो साथ ही ये भी कह दिया कि जी हम फ्यूचर में भी आपके साथ ये काम करना चाहते हैं और हमें खुशी होगी कि हम आपके साथ दोबारा काम करें। एंड में योर्स ट्रूली और साथ में सिग्नेचर्स वगैरह करके हमने एग्जीक्यूशन लेटर भी उसे भेज दिया है। अब एग्जीक्यूशन लेटर अगर हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो उसके बदले में जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है वो अब कैसा होता है। तो रिफ्यूज़ल लेटर में वही है, स्टार्टिंग में अपने कंपनी का नाम देगा, देन डेट देगा, उसके बाद सबसे पहले तो वो एक्नॉलेज करेगा। कहता है जी वी एक्नॉलेज विद थैंक्स द रिसीट ऑफ योर ऑर्डर। जिस दिन भी उसने ऑर्डर किया फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ क्रॉकरी, वी ग्रेटली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स पर regret to say that on account of a large number of already booked orders it shall not be possible for us to supply you these items within the time frame mentioned by you। कहता हम माजरत हुआ है, रिग्रेट माजरत हुआ है कि हम आपके टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपकी चीज़ें, आपका ऑर्डर जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे आपके जो ऑर्डर्स है, आपके ऑर्डर से पहले हमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए थे, हम उनको अभी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आपका ऑर्डर अभी इस टाइम फुलफ़िल करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगा। कहते हैं हाउएवर वी हैव अवेलेबल इन आर रेडी स्टॉक क्रॉकरी इन स्पेसिफिकेशंस अदर देन यू हैव ऑर्डर्ड फॉर। अब उसको एक सेपरेट ऑफ़र दे रहा है, एक सब्स्टिट्यूट, एक मज़ीद एक ऑफ़र दे रहा है अपनी तरफ से
कि हमारे पास ये तो नहीं है, आपका ऑर्डर तो हम इस टाइम फुलफ़िल नहीं कर सकते, हाँ हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हैं, तो क्या आप इनमें इंटरेस्टेड हैं? तो मज़ीद उसे एक ऑफ़र दे रहा है। कहता है वी कैन ऑफर दीज आइटम्स ऑन अ स्पेशल 5% डिस्काउंट एंड ओवर एंड अबव द टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। कह रहा है गुड्स के ऊपर तो 5% देंगे, साथ साथ जो कंसाइनमेंट के ऊपर भी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटली हम आपको 5% ऑफ दे रहे हैं। कहता है इन केस यू फील इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस गुड्स वी कैन डिलीवर द सेम विद इन अ वीक। कहता है अगर तो आप ये वाले गुड्स लेना चाहते हैं, साथ उनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देगा, तो हम ये चीज़ें जो हैं वो आपको एक हफ़्ते में दे देंगे, लेकिन जो आपका जो असली ऑर्डर है ना वो अभी हम आपको फुलफ़िल करके नहीं दे सकते। कहता प्लीज़ लेट अस नो इफ़ द रिवाइज्ड ऑर्डर कैन मीट योर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉकरी आइटम्स। तो कहता जी कि अगर तो आपके ये वाले जो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, अगर इससे आपका कुछ बात बन सकती है तो हमें जल्दी से बता दें, ताकि आपको जो एक्चुअल ऑर्डर है उसमें थोड़ी बहुत कंपनसेशन हो जाए, ताकि वो आपका जो ऑर्डर है वो बाद में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, वो फ्यूचर में उसको एंटरटेन कर लिया जाएगा। तो उसके बाद योर स्टोरी और सिंपली आपका एंडिंग है। अच्छा, उसके बाद है कि अगर तो बायर अब ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता है तो उस में वो क्या करेगा, टाइम लिमिट उसने दी थी 8 अक्टूबर की, डेट हो चुकी है अब 12 अक्टूबर की। तो अब इस सूरत में वो क्या कहता है जी, कहता है जी वी प्लेस एन ऑर्डर विद यू ऑन सितंबर 29, 2020। हमने एक ऑर्डर दिया था फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ क्रॉकरी के लिए दिया था। वी रिक्वेस्टेड यू टू डिलीवर दीज आइटम्स टिल अक्टूबर 8, 2020। अच्छा जी 8 अक्टूबर तक का हमने आपको टाइम दिया था, टाइम हो गया 12 अक्टूबर, हमें चीज़ें नहीं अभी तक मिली और ना ही आपकी तरफ से किसी किस्म का लेटर है। तो कहता है जी द टाइम ऑफ डिलीवरी हैज़ ऑल्सो एक्सपायर्ड एज वेल। अब तो टाइम लिमिट ही ख़त्म हो गई है, तो हमें जो नुकसान होना था वो तो हो गया। कहता है जी देयरफॉर कीपिंग इन व्यू द अबव मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट टू कैंसिल योर ऑर्डर। कहता अब हमें जो नुकसान होना था वो तो हमें हो गया आपकी वजह से, आपकी डिलेइंग की वजह से। तो हम जैसे इस बात का हमें अफसोस है कि हम आपसे ये अफसोस इस बात का करते हैं कि मजबूरन हमें टाइम लिमिट की एक्सपायरेशन की वजह से अपना जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करना पड़ रहा है। याद रखना आपने, रिफ्यूज़ल जो है वो सप्लायर करता है, कैंसिलेशन जो है वो बायर करता होता है। सिंपली उसके बाद एंडिंग आपने कर देनी है। सो दीज वर आर डेमोन्स्ट्रेशंस ऑल्सो। आपको डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि आखिर हमने ये सारे जो लेटर्स हैं वो किस तरह से लिखने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्रिएटिविटी के लेवल के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप हर चीज़ को आप किस तरह से अपने लेवल के मुताबिक किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये जस्ट छोटी सी एक कोशिश थी, आप इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में वो कोई भी टॉपिक दे सकता है और कोई भी लेटर इनमें से पूछ सकता है कि आपने ये ऑर्डर दिया हुआ था, उसका आपने अब रिफ्यूज़ करना है, और वो जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो भी आपको खुद से डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन आपने लास्ट में दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।